गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडु सर। आज का आपका जो लेक्चर है एक नए चैप्टर पर बेस्ड होगा, क्योंकि आपका पुराना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्जेस खत्म हो चुका है, जिसके लगभग 14 वीडियोज हैं। और जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू नहीं किया है वो जल्द से जल्द शुरू कर दें, ठीक है। और उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा उसका जो भी है, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़े, तभी दूसरा चैप्टर आप लोगों को अच्छे से क्लैरिफाई होगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो हेडिंग लगा लिया जाए, चैप्टर 02, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। अब से हमारा ये चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो हमने पहले चैप्टर में देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है, एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे वैल्यू निकाला जाता है, किस तरह से इवैल्यूएट किया जाता है, ये सब चीज हम लोगों ने सीखा। और फाइनली गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझा और ये जाना कि गॉस लॉ के थ्रू हम किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। बस उसमें कुछ कंडीशन है और उसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब पीछे का कोई चर्चा ना करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। और हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सभी बच्चों लोग अपने अपने कॉपी पेन को निकाल लें, ठीक है, और उसके साथ हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में क्लास 11th में, याद तो होगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जब बताया जा रहा था तो वहां पर एक बात आपने गौर किया होगा, वहां पर मैंने बताया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब भी ये होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही डिफाइन होता है, और पढ़ लेते हैं इसको अलग बात है, ठीक है। लेकिन डिफाइन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हो रहा था वो ड्यू टू ग्रेविटेशन हो रहा था, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इसके कारण से होगा। तो जो भी पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, अभी से लेकर के इस पूरे चैप्टर में जब भी मैं पोटेंशियल की बात करूंगा तो आप सभी लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिल्कुल ही मत समझिएगा। अभी क्या समझिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा याद दिलाता हूं। जैसे कि मान लिया जाए हमारे पास कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक। यहां पर हमने क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज रख दिया। टेस्ट चार्ज याद है, जिस पर सारा टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखाया, टेस्ट चार्ज रखाया, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज कैसा होता है, वेरी स्मॉल होता है, और कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि जिस चीज से हम टेस्ट कर रहे हैं उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, और वो टेस्ट चार्ज का नेचर क्या है, काफी छोटा होता है और पॉजिटिव होता है, बहुत ही छोटा होता है, पॉइंट वाइज होता है, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से उठाकर ए तक लाने में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। ये काम एक्सटर्नल एजेंट का होगा। ये क्या करेगा, यहां से यानी कि पॉइंट बी से इस टेस्ट चार्ज को उठाकर पॉइंट ए तक लाएगा। तो यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क डन होगा
पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब आप लोग को ध्यान आ रहा होगा, जैसे कि हमने क्या कहा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से, फ्रॉम बी टू ए, पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस विच इज VA माइनस VB। ठीक है, याद आया आप लोगों को, सेम टू सेम डिफिनीशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी था, सेम टू सेम, कोई डिफर नहीं है, बस इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग यहां क्या करते हैं, जैसे कि वर्क डन, वर्क डन में भी मैंने क्या बताया कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन यहां से करेगा, वो शुरू कहां से किया है, बी से चलना चालू किया है, बी से कहां तक गया है, पॉइंट ए तक गया है, बी से पॉइंट ए तक गया है। कौन वर्क डन किया है, एक्सटर्नल एजेंट। अभी एक्सटर्नल एजेंट कौन है, ये एक्सटर्नल एजेंट कौन हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पर यूनिट किसको लाया गया, टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस में क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इनिशियली तो यहां से शुरू हुआ और यहां पर आकर के इसका काम खत्म हो गया, तो फाइनल पॉइंट ये हो गया, तो फाइनल एट ए और इनिशियल एट बी, VA माइनस VB, दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गई बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। अब इसी में अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब यहां पर डिफरेंस का कोई बात नहीं, देखिए इसी डिफिनेशन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, इस बी पॉइंट को बना दिया इंफिनिटी। ठीक है, ये बी पॉइंट को क्या बना दिया, इंफिनिटी, ए पॉइंट को वही रहने दिया। अब ये चार्ज कहां है, इंफिनिटी पर है, कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हो गया, छोटा सा चार्ज है, और कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके ए पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क किया, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया डिफिनीशन के अकॉर्डिंग लिखना हो तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, कहां से लेकर के आया, इंफिनिटी से, कहां ला करके पटक दिया, ए पर ला करके पटक दिया, मुंडी फोड़ दिया पटक करके इसका, है ना। कितना मजा आ रहा है, मुंडी फूट रहा है तब मजा आ रहा है, ऐसा मजा नहीं आता है। पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, शुरुआत हुआ था इंफिनिटी से, अंत हो गया इसका ए पर। ठीक है, ए फाइनल पॉइंट, इंफिनिटी इनिशियल पॉइंट। और माना जाता है कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ये मैं नहीं मान रहा हूं, ये दुनिया भर के जितने भी फिजिसिस्ट हैं सब लोग ये मानते हैं कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पोटेंशियल को कर देंगे जीरो। तो देखिए मजाक मजाक में ही क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए डिफाइन हो चुका है। क्या है, वर्क डन एक्सटर्नल इंफिनिटी टू ए अपॉन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, आराम से इसका डिफाइन लिख सकते हैं। क्या लिखाएगा डिफाइन, द वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट। ठीक है, क्या हो रहा है, द वर्क डन टू, यहां फ्रॉम की जगह टू लिखेगा ज्यादा बेटर है, द वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, सिंपल है।
आराम से इसका डिफिनेशन हो गया, वहां विजिबल है आप लोग को। चलिए ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये सारा का सारा चीज क्या है, इमेजिनरी है, लेकिन चूंकि ये हम लोग को हेल्प करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की काफी चीजों को समझने के लिए, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी होता है। एक बेस बना दिया गया है कि आइए और अब पढ़िए इसको भी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, और साथ ही साथ में इस चीज का ध्यान रखना है कि जब ये वर्क डन किया जा रहा है तो ये नहीं करना है कि चार्ज को उठा करके चुभक सनी एकदम ला करके यहां पर रख देना है ना, कि सर कहें इसको उठा करके यहां पर रखना है, वर्क डन हो जाएगा, गया 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 उठा करके ला करके पटक दिए, तुरंत हो गया, तब पूरा का पूरा ये जो डिफिनेशन है सारा का सारा वैनिश कर जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंडीशन को ध्यान रखना है कि जब भी ये काम होगा, ये वर्क डन जो होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज वेरी स्लोली। ठीक है, वेरी स्लोली का मतलब क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एकदम हम इसको धीमे 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 एकदम लेकर के आएंगे, टोनी कक्कड़ वाला धीमे धीमे नहीं, ठीक है ना, वो गाने मत लग जाइएगा। ठीक, तो एकदम स्लोली स्लोली क्या करना है, इसको उठा करके यहां तक लाना है, और उसी स्लोली स्लोली इतना स्लो लेकर के आना है ताकि क्या हो, इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए, इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से उठा करके यहां तक लाने में जो वर्क डन होगा, तभी क्या होगा, हमारा पोटेंशियल डिफाइन होगा। ठीक है, और एक बात, ये जो हमारा वर्क डन होता है, हम वर्क डन किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, हम वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, दिस वर्क डन कहां लिख दिया जाए, चलिए यहां पर लिख देते हैं, दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। आप सभी को मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो क्लास 11th का आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा कमी है। ठीक है, कृपया क्लास 11th के कैप्सूल को घोड़ करके पी ले। ये कैसे पॉसिबल है, चलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्लास 11th आप लोग पढ़े अच्छे से, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज का कंसेप्ट क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है वैसा फोर्सेस जिसका वर्क डन उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि एक पॉइंट और एक पॉइंट यहां ले लें। ठीक है, चलिए थोड़ा समझाता हूं। अच्छा, इसको मिटा दूं, नोट कर लिया जाए पहले, उसके बाद समझाता हूं। चलिए देखिए, मान लिया जाए कि यहां और यहां ए बी है, कोई आदमी क्या हुआ, यहां से वहां तक गया, कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। ये रहा इसका पाथ नंबर 1, ऐसे भी जा सकता है। ये रहा इसका पाथ नंबर 2, ऐसे भी जा सकता है। ये रहा इसका पाथ नंबर 3। ठीक है, तो ए से बी तक जाने के लिए इसके पास 3 रास्ते हैं। तो वर्क डन यहां से भी होगा, वर्क डन यहां से भी होगा, वर्क डन यहां से भी होगा। लेकिन अगर क्या होता है कि वर्क डन बाय 1 एंड वर्क डन बाय 2, वर्क डन बाय 3, तीनों पाथ में से कोई भी पाथ सिलेक्ट करें, सभी से वर्क डन अगर सेम आता है तो ऐसे फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, तो वर्क डन को होने में जो फोर्स लगेगा, क्योंकि जब भी काम होगा
फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। W बराबर क्या होता है, F डॉट S होता है। तो वो जिस तरह का भी फोर्स लगेगा वैसे फोर्स को क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव इन नेचर। और अगर ये चीज को फॉलो नहीं करता है तो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। और आपको और याद दिलाने के लिए बता देता हूं कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर कोई इंसान यहां से यहां तक गया है और वापस यहां से यहां तक आ गया है तो वर्क डन बाय दिस पाथ एंड वर्क डन बाय दिस पाथ टोटल का सम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस कहता है। तो यहां पर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, बिकॉज इसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो अगर हम कह सकते हैं कि कंप्लीट साइकिल का वर्क डन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होगा जिसको हम लोग को आगे चल करके यूज करना है। ठीक है, तो लिख लिया जाए, इसको स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। चलिए अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज। कैसा चार्ज, पॉइंट चार्ज Q। ठीक है, चलिए मान लिया जाए कि हमारे पास एक पॉइंट है A और R डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P। यहां पर रखा हुआ है Q चार्ज। हमें पता करना है कि R डिस्टेंस पर यानी कि P पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। यही काम हमने फील्ड निकालने के लिए भी किया था। हमने क्या किया था, एक चार्ज को रखा था और उस चार्ज के कारण P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमने जाना था। तो वैसा ही सिचुएशन अब हमारे पास थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के, मतलब जो सिचुएशन हम लोग फील्ड में पढ़ चुके हैं वो सारा सिचुएशन अभी एक एक करके पोटेंशियल में भी आने वाला है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या रह गया, डिफरेंस थोड़ा सा है। चलिए बताता हूं थोड़ा सा पहले मैं उसके बारे में। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कैसे है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फोर्स पर यूनिट, और अच्छा ये टेस्ट चार्ज था, ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका यूनिट का न्यूटन पर कूलम्ब होता है और इसका हो जाएगा जूल पर कूलम्ब। वर्क डन का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, और चार्ज का क्या होता है, कूलम्ब होता है। ये कैसा क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इस बात का खास ध्यान रखेंगे आप लोग कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्टर और स्केलर का जो एडिशन होता है वो उसमें डिफर आ जाता है। तो यहां पर आप लोग को डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो चलिए हमें क्या करना है, P पॉइंट पर हमको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास टेस्ट चार्ज नहीं है, तो ऐसा करते हैं, मान लिया जाए कि इन्फिनिटी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज है ये, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज को अगर हम यहां से उठाकर पॉइंट P तक लाते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, वर्क डन करते हुए पॉइंट P तक लाते हैं तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए लिखते हैं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग।
तो फाइनल पॉइंट हो गया P, इनिशियल पॉइंट हो गया इंफिनिटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कहां से काम शुरू हुआ, इंफिनिटी से कहां तक लेकर के आया, P तक, ठीक है, अपॉन टेस्ट चार्ज। और अभी जस्ट हमने बताया कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, शून्य, जीरो होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म, यानी कि हमारे पास बचा पोटेंशियल एट P जो हमें चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू P अपॉन Q नॉट, ये हमारा हुआ, ठीक है। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको पोटेंशियल के लिए, अगर हमको पोटेंशियल जानना है P पर, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वर्क डन निकालने के लिए कहां से हमको चलना पड़ेगा, इंफिनिटी से P तक चलना पड़ेगा, ठीक। चलिए अब आप लोग को याद होगा वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, W बराबर F डॉट S। कब यूज करते हैं, जब ये फोर्स कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर ये फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन ऑफ FDS यूज करते हैं। याद होगा आप लोगों को, जहां पर ये फोर्स कैसा होता था, एक्सटर्नल एजेंट का होता था फोर्स, ठीक है। धीरे धीरे सब आपको याद आएगा, जितना भी पीछे छूटा हुआ है, भूल चूक सब एकदम क्षमा हो जाएगा, ठीक है। बस आराम से इत्मीनान से आप वीडियो को देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो हमने क्या कहा कि अगर हमें वर्क डन चाहिए, ठीक, अगर हमें वर्क डन चाहिए तो वर्क डन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स का जरूरत होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगर इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट पर हमको खुद मालूम ही नहीं कि क्या है इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट पर ना तो हमको पता चलेगा फोर्स कितना होता है, ना ही पता चलेगा पोटेंशियल कितना होता है। पोटेंशियल तो खुद जीरो है कि नहीं, पोटेंशियल तो उसका खुद जीरो है। पोटेंशियल का मतलब भी तो शक्ति होता है, पोटेंशियल तो खुद जीरो है, फोर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां से वर्क डन कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, टफ काम हो जाएगा, मतलब कैलकुलेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको छोड़ देंगे, यहीं पर नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये लिख करके कि वहां से कैलकुलेट नहीं होगा, नहीं, ये काम नहीं करेंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये जो वर्क डन है कैसा है, ये वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि इस पर जो भी वर्क डन हो रहा है किसके अगेंस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और एक साइकिल का वर्क डन क्या होता है, कंप्लीट एक बार घूम जाने में जितना वर्क डन होता है वो होता है जीरो। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू P, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट P टू इंफिनिटी, इंफिनिटी से P तक आया, फिर वापस अगर P से इंफिनिटी तक भेजा दें, एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। और अगर एक साइकिल कंप्लीट हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कंप्लीट साइकिल हो जाएगा ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिंस वर्क इज फ्री ऑफ पाथ, ठीक है, ये पाथ से क्या है, फ्री है। चलिए तो अगर हमको देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू P चाहिए, इसको उठा करके उधर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर इसी को उठा कर लेते हैं माइनस, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट P टू इंफिनिटी निकालना होगा। अगर हम इस वैल्यू को निकालने में पॉसिबल, अगर ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे, तो हमारा ये वर्क डन क्या होगा, बन जाएगा, ये वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 बना के छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वर्क डन निकालने के लिए, कहां से शुरू करेंगे, P से, यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। और हम लोग कहां तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो हम लोगों ने क्या कहा कि ये तो हो जाएगा।
अब वर्क डन निकालने के लिए हमको फोर्स चाहिए, फोर्स पता करना होगा, फोर्स हमारा कांस्टेंट है या वेरिएबल, उसके हिसाब से वर्क डन निकालेंगे। अगर P पॉइंट पर देखा जाए, ये कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव है। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो फील्ड किसकी तरफ भागेगा, दूर की तरफ भागेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको उस तरफ बाहर की तरफ धकेलेगा ना, क्यों, क्योंकि यहां पर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, कभी इधर आने नहीं देगा आने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उसको मार के भगा देगा कि जाओ यहां से, कोई काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि हमको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है। ये वर्क डन अभी जस्ट मैंने बताया, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसे लगाना है, हमको लगाना है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो वर्क डन होता है हमको लगाना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना होता है, ठीक है। तो हम इसके अगेंस्ट फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। कितना लगाना है, उस तरह से लगाना है ताकि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। काइनेटिक एनर्जी चेंज ना होने का मतलब है कि ये मूव भी करे और पता भी ना चले, ठीक है, जादू का काम करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स, दोनों फोर्स लगभग बराबर होगा। अब आप बोलोगे सर लगभग अगर बराबर होगा तो ये मूव कैसे करेगा, दो हम लोग क्योंकि पढ़ते हुए आए हैं कि अगर टू इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो वो बॉडी क्या होता है, रेस्ट में चला जाता है। तो हमको क्या करना है, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है एकदम थोड़ा सा, ठीक है, मतलब कि अगर ये 1 न्यूटन लग रहा है एक्सटर्नल वाला, ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, तो हमको एक्सटर्नल लगाना है 1.00000001 न्यूटन, मतलब एकदम थोड़ा सा ज्यादा। तो एकदम थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगेगा, एकदम थोड़ा सा ज्यादा, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, उसका स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन दिखेगा कैसा, लगभग बराबर। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बराबर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q और एक चार्ज है Q नॉट, दो चार्ज Q1 Q2, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चलिए यहां पर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, R का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या निकल करके आया, F एक्सटर्नल का वैल्यू निकल करके आया। इसको बना दिया जाता है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब बताया जाए कि क्या ये एक्सटर्नल फोर्स जो निकल कर आया कांस्टेंट है, जरा चेक करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है पूरी तरह से, ये चार्ज भी कांस्टेंट है, लेकिन ये डिस्टेंस R ये कांस्टेंट नहीं है। अगर हम इस P पॉइंट को नजदीक कर दें R का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इस P पॉइंट को इधर कर दें R का वैल्यू और चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये फोर्स कैसा है, ये एक्सटर्नल फोर्स वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन होता है, वर्क डन कहां से निकाल रहे हैं, P से इंफिनिटी, ठीक है, वर्क डन जो निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट का, ठीक। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल इंटू dr, ठीक है, डॉट W इक्वल टू F डॉट S, याद होगा आप लोगों को, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, W इक्वल टू F डॉट S और डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो FS cos थीटा, तो भली भाली याद होगा, ठीक। चलिए अगर हम डॉट हटाते हैं तो F एक्सटर्नल dr इंटू कॉस थीटा का वैल्यू, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर लग रहा है, एक्सटर्नल इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 180 डिग्री का, तो यहां हो जाएगा cos 180 डिग्री, ठीक। cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है,
वन होता है, -1 होता है। तो ये हो जाएगा माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। ठीक है, चलिए अच्छा एक चीज और, कहां से कहां तक लेना है हमको, P से इनफाइनाइट तक। ठीक है, हम कहां से कहां निकाल रहे हैं वर्क डन, P से इनफाइनाइट तक का निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कहां से शुरू होगा, P से इनफाइनाइट तक जाएगा। वैल्यू पुट किया जाए, माइनस एफ एक्सटर्नल का वैल्यू ऊपर निकाला हुआ है, P टू इनफाइनाइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डी आर। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा ये P तक का डिस्टेंस कितना है, R है। चलिए ये डिस्टेंस R है। ठीक है, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट है, तो उसको तो इनफाइनाइट ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक का तो डिस्टेंस इनफाइनाइट है, और P तक का डिस्टेंस कितना था, R था, तो P की जगह R लगा दिए। अब क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले जो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेंगे, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाहर आ जाएगा। ठीक, और ये बचेगा R इंफिनिटी और dr अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इस फिगर का हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये हो गया स्वाहा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने इंटीग्रेशन करने के बाद -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट 1/R स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो याद होगा आप लोगों को कि अगर 1/x स्क्वायर है तो इसको x पे पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर प्लस कर देते हैं और जितना ऊपर है माइनस कर देते हैं। क्या बचेगा, x पे पावर -1/-1, यानी कि -1/x पावर -1 को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस बचा रहेगा, -1/x हो जाएगा। तो हम उसी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1/R आएगा, और लोअर लिमिट का वैल्यू R और अपर लिमिट का वैल्यू इंफिनिटी। पुट किया जाए, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट, अपर लिमिट बैठाएंगे 1/इंफिनिटी माइनस, लोअर लिमिट बैठाएंगे -1/R। ठीक है, 1/इंफिनिटी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ये पोर्शन तो हो गया 0, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। ये क्या निकल करके आया, ये निकल करके आया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट व्हेन मूविंग फ्रॉम P टू Q। हमको चाहिए क्या, इंफिनिटी टू P, माइनस लगा देंगे, आ जाएगा। देयरफॉर वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू P कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल P टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू निकाले हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q नॉट अपॉन R। चलिए हमको जो चाहिए था वो मिल गया है। फाइनली अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए इक्वेशन 1 में इंफिनिटी टू P चाहिए, पुट कर देंगे इसको। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इसमें वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, जो कि पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगा। चलिए यहां से मैं मिटा देता हूं इसको भी। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R अपॉन कितना था, Q नॉट था, Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइनली हमारे पास क्या निकल करके आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R।
ये हो गया ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमारा पोटेंशियल कितना होगा, या फिर प्रेम से इसको के क्यू अपॉन आर भी लिख सकते हैं। आप सभी को याद होगा कि इस पूरे के बदले हम के लिख सकते हैं। के मतलब क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर। और एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर क्यू क्या है, चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो क्यू का वैल्यू जब भी रखेंगे, पॉइंट चार्ज का वैल्यू जब भी रखेंगे विथ साइन रखेंगे, क्योंकि हमने यहां पॉजिटिव के लिए निकाला, निगेटिव के लिए यहां पर माइनस आ जाएगा, पॉजिटिव के लिए प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। तो चार्ज का जब भी यूज करेंगे वो साइन के साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कौन सा ये लेक्चर भागा जा रहा है, आप दोबारा इसको रिटर्न देख सकते हैं, ठीक है। आप जब चाहें तब देख सकते हैं, 100 बार चाहे 1000 बार चाहे तब देख सकते, तो इतनी बार देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, और इसके बाद आगे की टॉपिक है शायद पोटेंशियल से रिलेटेड कि रिंग का पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे यही चैप्टर को लेकर के, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें और जमकर पढ़ाई करें।